Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, today we are going to study about the impact of biological studies on human welfare. In the previous class, we have studied about biogenesis and abiogenesis, and I had given you the homework about that topic. So today we are going to study impact of biological studies on human welfare. यानी बायोलॉजी की पढ़ाई या बायोलॉजी की वजह से इंसानों की ज़िंदगी पर, उनकी फलाह बहबूद पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। सबसे पहली चीज़ जो इंसानों का बुनियादी मसला है, प्रोडक्शन ऑफ फूड। इंसानों को ग़िज़ा की ज़रूरत है, उसके लिए फसलें लगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अजनास हैं, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। तो बायोलॉजी ने इस शोबे में, फूड के शोबे में क्या किरदार अदा किया है और किस तरह खिदमत अंजाम दी हैं कि इंसानों को फ़ायदा पहुँचा है। सो द नंबर वन इज़ क्रॉप, यानी फसलें। एंड व्हाट हैड बायोलॉजी डन फॉर क्रॉप्स, क्या किया बायोलॉजी ने फसलों के लिए। सबसे पहली चीज़, सीजनल जो डिजीज़ हैं, जो प्लांट्स को मुतासिर करती हैं, उनके ऊपर बायोलॉजी ने काम किया है और उनके लिए मुख्तलिफ मेडिसिन तैयार किए हैं जो कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल कर सकें, उन्हें मार सकें। और इसके साथ साथ इनके जीन्स में भी इम्प्रूवमेंट की गई है बायोलॉजी की मदद से, बायोलॉजिकल टेक्निक्स की मदद से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल की जा सके। क्रॉप्स हों या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, दोनों शोबों में जो मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स हैं और इंसेक्टिसाइड्स हैं वो तैयार की गई हैं और इनके जीन्स को भी इम्प्रूव किया गया है। और तो और ये भी किया गया है कि मुख्तलिफ जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं या फ्रूट्स वेजिटेबल हैं जो सीजनल थे, वो आउट ऑफ सीजन भी उगाए जा सकें। इस हद तक बायोलॉजी की मदद से काम किया गया है। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स के सिलसिले में भी बायोलॉजी ने किरदार अदा किया है। एनिमल्स की जो डिजीज़ हैं उनकी वैक्सीनेशन, वक्त से पहले किस सीज़न में कौन सी बीमारी एनिमल्स को मुतासिर करती है, उसकी वैक्सीनेशन उससे पहले हो जाए तो वैक्सीन तैयार की हैं, उससे बहुत फ़ायदे हासिल हुए हैं। इसके साथ साथ मीट प्रोडक्शन के लिए और मिल्क प्रोडक्शन के लिए उनके जीन्स पर भी काम किया जाता है और मुख्तलिफ जो है वो क्रॉस ब्रीड्स तैयार की गई हैं। जैसे हमारे यहाँ जो एक नीली रावी भैंस बहुत मशहूर है, जो कि मिल्क प्रोडक्शन में बहुत मशहूर है पाकिस्तान में और इंडिया में, तो वो भी एक जो है वो हाइब्रिड ब्रीड है, वो नस्ल तैयार की गई है दो नस्लों को आपस में मिला के। तो इस तरह बायोलॉजी की मदद से फूड के शोबे में बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी गई हैं। उसके बाद नंबर टू, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, यानी बायोलॉजी ने सेहत के शोबे को भी बेहतर बनाया है। किस तरह बेहतर बनाया है? न्यू ड्रग्स बनाकर, नई दवाएं बनाकर, एंटीबायोटिक्स बनाकर, न्यू एंटीबायोटिक्स बनाकर, या पहले से मौजूद एंटीबायोटिक्स जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके इस तरह फवाइद पहुँचाए इंसानों को। और मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, नए से नए इक्विपमेंट्स बनते जा रहे हैं। अब आप देखिए कि ब्लड टेस्टिंग के लिए जो नए मशीन बनाई गई है, वो मशीन ऐसी है कि ब्लड टेस्टिंग उसमें सेकंड्स में हो जाती है और तो और वो आपका ब्लड डोनेशन का डेटा भी जो है फौरन प्रोवाइड करती है कि कितनी बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं या आपकी बॉडी से ब्लड निकाला गया है। और ऐसी बहुत सारी मशीनें, जैसे आपने अभी ऑक्सीमीटर का नाम सुना होगा, जो आजकल कोरोना वायरस के सिलसिले में हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सीमीटर यानी ऑक्सीजन को चेक करने वाला, आपकी फिंगर के ऊपर एक जो है बस एक क्लिप टाइप का लगाया जाता है और वो आपकी बॉडी की ऑक्सीजन बता देता है। तो ये सारी चीज़ें किसकी मदद से तैयार हुई हैं? बायोलॉजिकल स्टडीज़ की मदद से। तो इससे इंसानों को फ़ायदे हासिल हुए हैं। इसी तरह वैक्सीन्स, यानी जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए वक्त से पहले ही दवाई दे दी जाए ताकि बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएं और बीमारियों से बचा जा सके। जैसे पहले चेचक है या खसरा है, ये बीमारियां इंसानों को बहुत मुतासिर करती थी और इससे लाखों अमवात हुई हैं। लेकिन अब इनकी वैक्सीन्स हैं जो बचपन में ही आपको वैक्सीन दे दी जाती हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो वैक्सीनेशन के इंजेक्शन होते हैं, वैक्सीन्स के इंजेक्शन होते हैं और आप उन बीमारियों से बचे रहते हैं। तो इस तरह हेल्थ के शोबे में बायोलॉजी ने बहुत ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी। उसके बाद नंबर थ्री, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की स्टडी भी बायोलॉजी में की जाती है कि एनवायरनमेंट में जो कंपोनेंट मौजूद है, मुख्तलिफ जगह के एनवायरनमेंट्स को देखा जाता है, कहाँ कौन से ऐसे जो पार्टिकल्स हैं या कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं
जो एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी पैदा कर रहे हैं, जिससे लिविंग थिंग्स को नुकसान हो रहा है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, या पानी में अगर है तो जो वहाँ लाइफ है, जो एनिमल लाइफ, जो सी लाइफ है वहाँ, चाहे एनिमल्स में प्लांट, उनको कौन से केमिकल नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, और जो मुख्तलिफ केमिकल्स अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पर आप जो फ्रिज यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, इसके अंदर गैस डलवाते हैं ना, कुछ अर्से पहले इसमें जो गैस इस्तेमाल होती थी ना, वो गैस ऐसी थी कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती थी। उसको स्टडी किया गया, ऑब्जर्व किया गया, एनवायरनमेंट की स्टडी की गई और देखा गया कि जनाब ये गैस नुकसान पहुंचा रही है, तो अब जो नई गैस इस्तेमाल हो रही है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाए जा रहे हैं बायोलॉजिकल स्टडीज़ की मदद से। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग, सबसे एडवांस शोबा बायोलॉजी का, जिसकी मदद से बहुत बहुत ज़बरदस्त काम किया जा रहा है और इंसानों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। इसमें ये किया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट किया जाता है और अपनी मतलूबा चीज़ उससे तैयार करवाई जाती है, या अगर कोई जीन डिफेक्टेड है, बीमारी वाला है, तो उसे निकालकर उसकी जगह हेल्दी जीन प्लेस कर दिया जाता है। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन हमारे यहाँ पूरी दुनिया में बड़ी मकदार में इस्तेमाल होती है। डायबिटिक पेशेंट इसको यूज़ करते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल करने के लिए। तो ये इंसुलिन जब नॉर्मली बंद हो जाती है इंसान के जिस्म में, तो डायबिटिक पेशेंट हो जाता है वो, तो उसे इंसुलिन की ज़रूरत होती है। ये इंसुलिन दूसरे ऑर्गेनिज्म से बनवाई जाती है। इंसानों में से इंसुलिन बनाने वाला जीन ले लिया जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया जाता है और उससे इंसुलिन बनने लगती है और उसे पैक करके बॉटल्स में इंसानों को दिया जाता है ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे और वो डायबिटिक से या शुगर की बीमारी से फाइट कर सकें। उसके साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स और दीगर दवाइयाँ ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से तैयार की जाती हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो नज़र भी नहीं आते आम आँख से, माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, उनके जीन में तब्दीलियाँ करके उनसे मुख्तलिफ ड्रग्स तैयार करवाई जाती हैं बैक्टीरिया से। इसी तरह मुख्तलिफ मौरूसी बीमारियाँ, हेरिडिटरी डिजीजेस, मौरूसी बीमारियाँ जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। अब इस पर यह काम किया जा रहा है कि जिस वक्त जायगोट बनता है, यानी बच्चे की पैदाइश से बहुत पहले जब जायगोट बनता है, तो वही जीन के अंदर जो डिफेक्टेड जीन है, उस जीन को निकाल के उसकी जगह हेल्दी जीन प्लेस कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं वो इन मौरूसी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो ये कुछ कारनामे हैं जो बायोलॉजी के कारनामे हैं या बायोलॉजिस्ट के कारनामे हैं जो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुए हैं, बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है इससे इंसानों को। दोबारा से इसको देखते हैं, एक बार समराइज करते हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ फूड। प्रोडक्शन ऑफ फूड में फसलों को बेहतर बनाया जा रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव किया जा रहा है। इसी तरह इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ में न्यू ड्रग्स बनाई जा रही हैं, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की जा रही हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं और वैक्सीन बनाई जा रही है ताकि इंसानों की फलाह बहबूद के लिए उसे इस्तेमाल किया जा सके। और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं बायोलॉजिकल स्टडीज की मदद से ताकि एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी कम से कम हो, पॉल्यूशन कम से कम हो। और इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए अपनी मतलूबा चीज़ें दीगर ऑर्गेनिज्म से बनवाई जा रही हैं जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो सकती थी, उन्हें दीगर ऑर्गेनिज्म से बनवाया जाता है। और इस तरह मौरूसी बीमारियों में जीन रिप्लेस कर दिए जाते हैं, जो डिफेक्टेड जीन है उन्हें रिप्लेस करके हेल्दी जीन इंसर्ट किए जाते हैं और बीमारियों से बचा जाता है। तो इस तरह बायोलॉजी ने जो ह्यूमन है, इंसान है, उनकी ज़िंदगी पर बहुत अच्छे असरात मुरतब किए हैं और इंसानों को बहुत फ़ायदा पहुँचा है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी पहले की तरह आपको पसंद आया होगा। अब आपका असाइनमेंट ये है कि आप इस टॉपिक को याद करेंगे। आपके नोट्स में ये टॉपिक पेज नंबर 13 और 14 पर मौजूद है, वहाँ से इसको याद कीजिए। और एक बात और, ये टॉपिक आपके पास चैप्टर नंबर 1 में आया है और चैप्टर नंबर 19 में दोबारा से आएगा किसी और हेडिंग के तहत, तकरीबन मिलते जुलते टॉपिक है। तो इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, इसे याद करना है नोट्स में से और उसके बाद इसे अपने रजिस्टर में लिखना है। याद करने के बाद, अच्छी तरह याद करने के बाद और लिखते हुए प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है, हेडिंग, सब हेडिंग और राइटिंग, तमाम चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट होना चाहिए। आज के लिए इतना ही बस। तो इंशाल्लाह बायोलॉजी की एक और
इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।